तो एज आई हैव टोल्ड यू कि टाइट्रेशन कर्व्स जो है होते हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। टाइट्रेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो टाइट्रेशन जो हम परफॉर्म करते हैं वो एसिड एंड एल्कली को आपस में रिएक्ट कराते हैं और वो न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और जब न्यूट्रलाइज करते हैं वो एक दूसरे को तो वहां पर पीएच चेंज होता है। पीएच चेंज के साथ साथ हमें ये पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेसिकली माय एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ टेम्परेचर चेंज भी होगा, ठीक है। पीएच चेंज क्यों होता है? क्योंकि हमारे एसिड्स जो होते हैं उनका लोअर पीएच होता है और आपका एल्कली का जो होता है वो आपका हायर पीएच होता है। तो डेफिनेटली जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो पीएच चेंज होगा। फिर हमें पता है कि जब एसिड और एल्कली न्यूट्रलाइज करते हैं तो दोज रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। तो दैट इज टेम्परेचर चेंज भी होगा जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ कंडक्टिविटी चेंज भी होता है। कंडक्टिविटी चेंज इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है H पॉजिटिव आयन दे कम फ्रॉम एन एसिड एंड OH आयन दे कम फ्रॉम एन एल्कली। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं दे गिव यू अ न्यूट्रल सब्सटेंस। और हमें ये मालूम है कि कंडक्टिविटी ऑफ द करंट इज बिकॉज ईदर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और इट्स बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द आयन। या तो आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए या आपके आयन प्रेजेंट होने चाहिए। तो अब जब आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है तो H पॉजिटिव इज गिवन बाय एन एसिड एंड OH इज गिवन बाय एन एल्कली। और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो यू गेट अ न्यूट्रल सब्सटेंस विच इज वाटर विच इज कोवलेंटली बॉन्डेड। तो डेफिनेटली आयंस की क्वांटिटी में, आयंस के अमाउंट में देयर इज अ शार्प ड्रॉप, एक शार्प ड्रॉप आता है। अब जी जब ये ड्रॉप आएगा इन द परसेंटेज और इन द अमाउंट ऑफ एन आयन तो ऑटोमेटिकली कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, ठीक है। इनिशियली जब हम न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं एंड वी हैव सरप्लस ऑफ H पॉजिटिव आयन इन अ बीकर वेयर वी हैव एन एसिड और ऊपर से ब्यूरेट से हम एल्कली डाल रहे हैं तो दोनों न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। जब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली H पॉजिटिव आयंस जो है न्यूट्रलाइज होते जाते हैं और वाटर फॉर्म होता जाता है। तो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट लो होगा तो कंडक्टिविटी लो होगी। तो when you talk about the conductivity, that also basically changes when a titration take place, when a neutralization take place। तो हम तीन तरह के ग्राफ्स बनाते हैं, हमें तीन तरह के ग्राफ्स को इंटरप्रेट करने के लिए आ सकते हैं। These are your graphical representation or the graphical sketch, ठीक है। ये sketches होते हैं, these are not plotted ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कोई प्लॉटिंग वाली चीज नहीं है, कोई वैल्यू बेस्ड नहीं है। दीज आर फ्री हैंड स्केचेस जहां से हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करनी होती है, ठीक है। तो एक होते हैं पीएच कर्व्स, एक होते हैं आपके टेम्परेचर कर्व्स, एक होते हैं कंडक्टिविटी कर्व्स। हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करनी होती है। अब हम पहला पीएच कर्व अब पहला टाइट्रेशन कर्व देखते हैं। नाउ दिस इज द टाइट्रेशन कर्व which is between a strong base and a strong acid, ठीक है। और ये जो कर्व है ये आपका पीएच कर्व है, ठीक है। यहाँ पर हम पीएच चेंज जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। पीएच चेंज हम यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। क्यों मैंने पीएच चेंज कहा? क्योंकि वाई एक्सिस पे दे हैव मेंशन द पीएच एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव वो वॉल्यूम ऑफ NaOH। NaOH का मतलब है हमारे पास OH नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए कि हमारे पास, अब ये देखिए पीएच जो है जब आप स्टार्ट करें एक्सपेरिमेंट तो एट दैट टाइम व्हेन यू स्टार्टिंग द कर्व, जब आप कर्व देखिए, कर्व यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है तो कर्व इनिशियल पीएच जो है दैट्स अप्रोक्सीमेटली 1, ठीक है। 1.2 या 1.0 वट एवर, इट्स 1। तो इसका मतलब है हम जब टाइट्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हाउ इज अ सेटअप? तो हमारे पास कोनिकल फ्लास्क में हम पिपेट आउट करते हैं एक केमिकल को और दूसरे को हम ब्यूरेट में रखते हैं, ठीक है ना। और फिर ब्यूरेट वाला केमिकल ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसके अंदर डालते हैं और साथ में हमारे पास यहाँ पर इंडिकेटर एडेड होता है। ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन का मेथड है। तो अगर हमने इनिशिएट किया है अपना एक्सपेरिमेंट और कोनिकल फ्लास्क, अभी हमने ब्यूरेट से ऐड नहीं किया, और कोनिकल का अगर पीएच हमारे पास जो है दैट्स अप्रोक्सीमेटली 1.2, तो व्हाट इज इट इंडिकेटिंग? व्हिच केमिकल डू आई हैव हियर? डू आई हैव एन एसिड और डू आई हैव एन एल्कली हियर? आई हैव एन एसिड हियर, तभी उसका पीएच यहाँ पर 7 है। अब उसके बाद आप देखिए देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द पीएच। और उसके बाद जब ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है तो देयर वी कैन सी देयर इज अ शार्प शूट, देयर इज अ वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन वो पर्टिकुलर लाइन है जहां पर सिंगल एक ड्रॉप ने मेरा पीएच ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया
और ये पीएच अप्रोक्सीमेटली 12.5 हो गया। ठीक है, तो ये जो अब कितना मेरे पास कोनिकल फ्लास्क में कितना मेरे पास एसिड था ये इंडिकेट कर रहा है। तो कोनिकल फ्लास्क में मेरे पास बेसिकली 25 cm³ ऑफ HCl था, उसके अंदर मैंने इतना NaOH डाला, इतना NaOH ने जो है राइट, NaOH की वॉल्यूम भी 25 ही थी, तो 25 बेसिकली NaOH ने उसको न्यूट्रलाइज करा। ठीक है, और NaOH जैसे ही एक ड्रॉप एक्सेस हुआ वैसे ही उसका pH 12 से मैक्सिमम 12.5 हो गया, बेसिकली 12.0 कह लीजिए आप इसको। तो ये आपका pH कर्व, दिस इज अ pH चेंज। So this they sometime they ask you to interpret this curve. So they'll ask you to describe this curve. So how will you describe this curve? इसको describe कैसे करोगे? Describe this pH change. Describe the pH change in this titration curve. कैसे describe करोगे? It's a 3-mark question. How will you describe it? तो आप डिस्क्राइब जब करेंगे इसका pH इन दिस पर्टिकुलर टाइट्रेशन कर्व, तो हम कहेंगे इनिशियली वी आर स्टार्टिंग विद एन एसिड इन द कोनिकल फ्लास्क, वी विल पिप इट आउट, हम कहेंगे वी हैव पिपेटेड आउट 25 cm³ ऑफ एन एसिड in the conical flask, because initially we can see the pH is basically 1.0, right? Then after adding the alkali in the adding drop by drop alkali into a conical flask, then after adding some amount we can see a sharp shoot. Okay, we can see the sharp shoot in the pH that indicates the neutralization has taken place, and one single excess drop of NaOH has changed the pH from 2 to 12. ठीक है, तो and eventually the final pH is basically approximately 12. The final pH is 12, which is indicating that now in the conical flask we have an excess of an alkali present. ठीक है, विच इज इंडिकेटिंग द एक्सेस ऑफ OH आयन प्रेजेंट। सही, तो ये आपने 2-3 पॉइंट्स को कर दिया, एक आपने इनिशियल पीएच को एक्सप्लेन कर दिया, एक आपने न्यूट्रलाइजेशन की बात कर ली, और एक आपने फाइनल पीएच की बात कर ली। तो एग्जामिनर ने आपको 3 मार्क्स दे दिए। ठीक है, अब इसी तरह से आपका कर्व 2 है, दिस इज माय टाइट्रेशन कर्व 2। ठीक है, ये कर्व 2 भी आपका पीएच कर्व है, क्योंकि आपके ये देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस पे आपके पास पीएच है, और एक्स एक्सिस पर इन्होंने वापस यहाँ पर वॉल्यूम ही दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप बताइए ये जो वॉल्यूम इन्होंने दी हुई है ये किसकी वॉल्यूम दी हुई है? वॉल्यूम यहाँ पर किसकी है? कोनिकल फ्लास्क में हमारे पास क्या है? अगर एग्जामिनर कहे कि इस पीएच कर्व को एक्सप्लेन करिए, डिस्क्राइब करिए, तो आपको सिर्फ डिस्क्राइब करना है कि जो चीज दी हुई है उसी के बेसिस पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन एड ऑन। अब यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में आपके पास क्या है? यू हैव द पीएच बेसिकली 13। Yes. 13 pH का मतलब है हमने पिपिट आउट किया 25 cm³ ऑफ, so pH 13 means you have an excess of OH ions here. So when in excess of OH ion which are there in the conical flask, which are there in the 25 cm³ of alkali, we are neutralizing it with an acid. Which acid? We need not name it. We are neutralizing with an acid, and the H positive ion are neutralizing OH ion. Slowly and gradually the complete neutralization take place, and an excess of H positive ion is going to drop the pH to 1. ठीक है, so the final pH is 1, which is indicating the excess of H positive ion there. तो ये आपने डिस्क्राइब कर दिया, आपने इनिशियल pH बताया, फिर आपने न्यूट्रलाइजेशन की बात करी, ठीक है, और उसके बाद आपने एक्सेस की बात करी। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बताऊं, ये हम ए लेवल्स में बच्चों को बताते हैं, दिस व्हाट वी एक्सप्लेन, ये एएस में हमारे पास टाइट्रेशन कर्व डिटेल में आते हैं। ठीक है, एएस का पार्ट है। ये जो आपकी शार्प शूट है उसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट है वो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाता है। इक्विवेलेंस पॉइंट वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर एसिड एंड एल्कली
आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन के बाद आपको पीएच 7 मिल रहा है। 7 इज वेयर यू गेटिंग अ न्यूट्रल सॉल्ट एंड अ वाटर। सिमिलरली यहाँ पर शार्प शूट का जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज बेसिकली योर इक्विवेलेंस पॉइंट, राइट। तो इसका इक्विवेलेंस पॉइंट भी 7 है। तो 7 इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। अगर आपको इस ग्राफ में कहीं पर इक्विवेलेंस पॉइंट लिखा हुआ नजर आए, इक्विवेलेंस पॉइंट इक्वल्स टू 7, तो you can say the equivalence point is indicating that this is the point at which the complete neutralization has taken place. Then one single drop of excess of an acid or alkali is making the pH change to this or this. Am I clear? So these are your pH, the titration curve showing the pH change डिस्क्राइब करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं टेम्परेचर चेंज की बात। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक कर्व दिखाया हुआ है जिसमें इन्होंने टेम्परेचर चेंज भी बताया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर जहाँ मैंने ऑन द राइट हैंड साइड, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करती हूँ पिक्चर को, ताकि आपको ये एग्जैक्टली पूरी चीज नजर आ जाए। ठीक है, तो आई एम मिनिमाइजिंग द पिक्चर सो दैट यू कैन सी दिस इज माई पीएच कर्व। दिस इज द पीएच कर्व जो कि आपका दिखा रहा है temperature. This is showing the temperature change. This is temperature against the volume of the titrant. Titrant क्या है? जो आप volume add कर रहे हैं from the burette. ठीक है? This is a new word for you. We have the titrant. Titrant is something which is added from the burette. ठीक है, ये titrant है। तो अब टेम्परेचर चेंज एज यू एड द वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट। अब होता क्या है कि कोनिकल फ्लास्क में आपने एक केमिकल लिया और फिर आप ब्यूरेट से यहाँ पर दूसरा केमिकल डाल रहे हैं। तो जैसे अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिड यहाँ पर है और अल्कली यहाँ पर है, तो जैसे जैसे न्यूट्रलाइजेशन होगा वैसे वैसे टेम्परेचर राइज होगा, और जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन खत्म हो जाएगा वैसे ही टेम्परेचर विल स्टार्ट कमिंग बैक टू इट्स रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन जब तक हो रहा है तब तक आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, और जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन खत्म हो गया वैसे ही आपका टेम्परेचर, क्योंकि मजीद तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा ना, न्यूट्रलाइजेशन इज ओवर। अब अगर आप एक्सेस ऑफ एन एल्कली ऐड करें तो वो क्या होगा, वो टेम्परेचर शूट तो नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद अब इट इज गोइंग टू फॉल बैक टू इट्स नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये जो है टेम्परेचर शूट जो है वो आप जैसे जैसे टाइट्रेंट ऐड करें, कितना टाइट्रेंट आपने ऐड किया, इतना वॉल्यूम ऑफ अ टाइट्रेंट ऐड किया। तो जब तक आप टाइट्रेंट ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे ये इंक्रीज दिखा रहा था इन द टेम्परेचर। इट वाज शोइंग द इंक्रीज इन टेम्परेचर लाइक दिस। ठीक है, यहाँ तक आपको इंक्रीज इन टेम्परेचर शो कर रहा था, और यहाँ पर दिस इज द पॉइंट वेयर द न्यूट्रलाइजेशन इज ओवर। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये एंड पॉइंट है। यहाँ पर इसका न्यूट्रलाइजेशन जो है आपका जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है वो कंप्लीटली बैलेंस आउट हो गए, कंप्लीटली कैंसल आउट हो गए। ठीक है, तो अब अगर आप OH, अगर आप जो भी केमिकल ऐड करें इस पॉइंट के बाद वो एक्स्ट्रा केमिकल ऐड कर रहे हैं, चाहे आप H पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं ब्यूरेट से या OH कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, वो आपका ड्रॉप डाउन करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर मजीद और नहीं बढ़ रहा। तो अब इट स्टार्ट कमिंग बैक टू द रूम टेम्परेचर, द टेम्परेचर विल स्टार्ट कमिंग बैक टू द रूम टेम्परेचर। आई होप आई एम क्लियर। So this graph is basically a titration curve showing the temperature change. Agreed? अब हम आते हैं आगे थर्ड कर्व पे, विच इज बेसिकली द कंडक्टिविटी कर्व। तो ये बेसिकली टाइट्रेशन कर्व्स हैं विच शो द कंडक्टिविटी चेंज। ये शो करते हैं आपका कंडक्टिविटी चेंज। अब मैंने आपको बताया कि एसिड के अंदर और एल्कली के अंदर, the acid is acid because of the H positive ion in aqueous solution. Alkali is an alkali because of OH ion in an aqueous solution. जब हमारे पास एसिड एंड एल्कली होता है, ठीक है, अगर मेरे पास कोनिकल फ्लास्क में लेट्स से मेरे पास एसिड है, तो आई विल बी हैविंग lot of H positive ion into it. But when I'll add an alkali from the burette, जब मैं OH ion from the burette डालूंगी, तो the amount of H positive ion जो होंगे वो न्यूट्रलाइज होने लगेंगे with OH ion। तो amount of H positive ion जो होंगे वो they'll become less। जब वो लेस होंगे तो ऑटोमेटिकली कंडक्टेंस पे फर्क आएगा। जब मैं बेस डाल रही हूँ, ठीक है, अब आप न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं
तो उसके अंदर क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ बेस आप ऐड कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बेस किस में ऐड कर रहे हैं, एसिड आपके पास था, तभी तो आप वॉल्यूम ऑफ बेस ब्यूरेट से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप वॉल्यूम ऑफ बेस ऐड कर रहे हैं तो इनकी कंडक्टिविटी कम हो रही है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन जो कि आप ऐड कर रहे हैं उनके साथ न्यूट्रलाइज करके आपको वाटर दे रहा है। तो H पॉजिटिव आयन का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, एंड दैट इज वाई द कंडक्टिविटी इज गोइंग डाउन। ये कंडक्शन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इट्स गोइंग डाउन, राइट। बट व्हेन यू आर एडिंग सरप्लस ऑफ, यहाँ पर आपका क्या हो गया, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। जब आपका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है एंड यू आर एडिंग एक्सेस ऑफ, अब यहां से आपका न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ बेस डाल रहे हैं, एक्सेस ऑफ एल्कली डाल रहे हैं। एक्सेस ऑफ एल्कली का मतलब अब आप मजीद OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर कंडक्टेंस, क्योंकि OH का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टेंस वापस इंक्रीज हो रही है। Is it clear? So can you describe this kind of a curve? So look here, they have already given you the pointers, the same pointers which I have explained you right now. The pointers are the pointers are the strong acid and the strong base जब न्यूट्रलाइज होता है, there is a fall in the conductance due to the replacement of high conductivity which is due to the hydrogen ion. So as the hydrogen ion concentration becomes lower, the conductivity becomes poor, right? A rise in the conductance is due to the increase of the hydroxyl नहीं, due to the increase of the hydroxide ion. तो हाइड्रोक्साइड आयन क्यों हो रहा है इंक्रीज, क्योंकि यहाँ न्यूट्रलाइजेशन हो गया है। अब मजीद जो आप एल्कली ऐड कर रहे हैं वो आपका OH आयंस को इंक्रीज कर रहा है, और OH आयन इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द टाइट्रेशन कर्व which depicts, which show the conductivity change. Okay, this is about the titration curve.